ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लिए। और ठीक है ना। तो ये ओके। यस। तो देखो, बात ऐसी है कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चल रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इन्होंने टॉपिक डाला हुआ है। हकीकत ये है कि वो टॉपिक नहीं है, वो पूरा क्लास 11 का आधा चैप्टर है। ठीक है ना, अपने आप में एक चैप्टर है वो। ठीक है। तो फिर भी हम उसको इस तरह से ले रहे हैं कि कहीं से भी उसमें क्वेश्चन आए वो हमसे बाहर नहीं जाए। और बाकी जो एग्जाम है आपके, है ना, और भी कई एग्जाम हैं, तो उनमें भी ये आपके काम आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम चल रहे हैं और फिर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और कौन से एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एसिड बेस का नॉलेज लेने के बाद में, ठीक है, पीएच कैलकुलेशन के जितने भी केसेस हैं वो सारे हमने दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच किस तरह से होगी, दोनों को मिला दोगे तो किस तरह से होगी, दो एसिड का मिक्सचर आपने मिला दिया तो किस तरह से होगी। जितने भी पीएच के केसेस हैं वो हम सारे लगभग लगभग देख चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। आज का ये जो लास्ट पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो हमारा बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट्स और आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है। ये हम इस आज के सेशन में हम लोग ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो रहेगा आपके पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसेस। ये लो, पॉलीप्रोटिक एसिड्स कर लो आप तो बस, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड्स का मतलब समझ गए ना, ऐसे एसिड जिनमें जो एक से ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करते हैं जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पॉलीप्रोटिक जो एसिड्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, है ना। और जो पॉलीहाइड्रोक्सी बेसेज हैं वो भी सेम बातें होंगी। जो हम ये करने वाले हैं वही पॉलीहाइड्रोक्सी जो आपके बेसेज होंगे ना, पॉली हाइड्रोक्सी बेसिस, यानी कि इन पे भी वो सेम चीजें हैं ना, वो फॉलो होंगी जो हम लोग एसिड के लिए करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या हम पढ़ने वाले हैं जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक पॉलीप्रोटिक एसिड लिया, पॉलीप्रोटिक एसिड लिया हमने H3PO4। ठीक है। ये हमने एसिड लिया। ठीक है। अब आप इसका आयोनाइजेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 तो H+ और एक मिलेगा PO4 3-। इतनी बात सही है। ठीक है ना। ये हमारा एक छोटा सा हेडिंग है, बाकी तीनों को करने से पहले इसको एक बार खत्म कर लेते हैं, है ना। इसमें बस एक पॉइंट है जो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, इतनी बात हो गई। ये तो हमने एक साथ आयोनाइजेशन करा दिया। एक्चुअल में जो आयोनाइजेशन होता है वो एक साथ तो होता नहीं है, वो होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में कैसे होगा, आपका नंबर 1 स्टेप क्या होगा, आपका जो H3PO4 है, ठीक है, आप उसका आयनाइजेशन करेंगे, आपको मिलेगा एक H+ और आपको मिलेगा H2PO4-। ठीक है। ये आपका जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम Ka बोल देते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप का जो है उसको Ka1 बोल देते हैं। ठीक है। इसी तरह से अब इसका जो डिसोसिएशन का जो आयनाइजेशन का जो सेकंड स्टेप है वो जरा देख लो, वो क्या होगा, H2PO4-। और ये एक प्रोटॉन फिर से इसने त्याग दिया और ये आ गया आपका PO4 क्या बोलते हैं 2-, है ना, HPO4 2-। ओके, इतनी बात हो गई। ये हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड Ka2+। ठीक है। अगला जो है वो जो आपका HPO4 2- है, उसके पास अभी भी एक प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, अभी भी एक प्रोटॉन रिलीज कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, HPO4 2-। ये एक और प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये हो गया इसका डिसोसिएशन आयनाइजेशन कांस्टेंट हमारा थर्ड, और ये बन गया आपका PO4 3-। इस तरह से ये जो H3PO4 आपका एसिड है, ये 3 स्टेप्स में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। इतनी बात क्लियर। अब हमें ये नहीं पढ़ना था, हमें तो कुछ और पढ़ना है। बेसिकली हमें ये पढ़ना है, दो रिलेशन है, दो क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो जरा देख लो। ये सारी राम कहानी हमने क्यों की, दो चीजें जो सीखने के लिए की हैं। नंबर वन तो है उसमें से जो Ka है वो क्या है, Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 मल्टीप्लाइड बाई Ka3। ये लो। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है आपका जो Ka1 है वो ज्यादा है Ka2 से, और Ka2 ज्यादा है Ka
Ka3 से। बस हमें ये दो रिलेशन पढ़ने थे पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में, ठीक है, और हमें कुछ नहीं पढ़ना था। तो आप बेसिकली हमें ये सीखना था इन दोनों का मतलब क्या है, जरा देख लो। इन दोनों का मतलब काफी सिंपल है कि पहला तो ये कह रहा है कि जो ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka, वो जो इंडिविजुअल स्टेप्स के आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka1, Ka2, Ka3, इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल है, इन सब के गुणनफल के इक्वल होता है Ka। अब यहां चाहे इसमें 10 स्टेप हो, 10 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। पहला तो है ये। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इंडिविजुअल स्टेप्स में हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट स्टेप का जो होगा वो सेकंड से ज्यादा होगा, सेकंड वाला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो हमेशा ही थर्ड से ज्यादा होगा। ये बिल्कुल फिक्स है। क्यों फिक्स है भाई? क्योंकि आप देखो ये जो मॉलिक्यूल है स्टेप 1 में, ठीक है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसने एक प्रोटॉन आसानी से रिलीज कर दिया। अब ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है, एक प्रोटॉन रिलीज करने के बाद। अब सेकंड स्टेप में देखो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज से, नेगेटिव यानी कि एनायन से। हम देखो किससे पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं, देखो बात को समझो। सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में हम पॉजिटिव चार्ज जो आपका प्रोटॉन है वो बाहर निकाल रहे हैं किससे, आपके एनायन से, जो ऑलरेडी एनायन है, ठीक है, तो उससे निकाल रहे हैं। तो उससे तो प्रोटॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, हम उससे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है। इसलिए Ka2 जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है सेकंड स्टेप का, वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि क्योंकि ये जो पहला वाला डिसोसिएशन है वो आसानी से हो जाएगा, दूसरे वाला थोड़ी कम आसानी से होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज से हम प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तीसरा वाला और भी कम आसानी से होगा क्योंकि अब यहां पर डबल नेगेटिव है, 2- है, और उससे हम प्रोटॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो स्टेप जितनी कम आसानी से होगा, आप ध्यान रखिए उसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उतना ही कम होता है। तो इसलिए हमारा सेकंड रिलेशन हुआ सही कि फर्स्ट स्टेप का आयोनाइजेशन कांस्टेंट सेकंड से ज्यादा होता है, सेकंड वाले का थर्ड से ज्यादा होता है, और भी जितने हुए वो सब आ जाएगा इसमें। ये लो डैश 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 कर दिया, जितने होंगे वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था भाई पॉलीप्रोटिक एसिड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका इंडिविजुअल स्टेप्स के जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उससे रिलेशन क्या हुआ, और एक जो इंडिविजुअल स्टेप्स का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसमें आपस में रिलेशन क्या हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, ठीक है, और सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन। क्या क्या लगाएंगे भाई आप लोग हेडिंग? अब बफर सॉल्यूशन, ये लो बफर सॉल्यूशन जरा लगाओ आप हेडिंग। अब बफर सॉल्यूशन और जो हाइड्रोलाइसिस है ये सब हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, कि हम इसको न तो कम पढ़ रहे हैं न हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे। अब बफर सॉल्यूशन तो आप जानते ही हो, बहुत सिंपल सा मीनिंग है बफर सॉल्यूशन का कि भाई ऐसे कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, जो अपनी पीएच में चेंज का विरोध करते हैं, मतलब वो पीएच चेंज नहीं होने देते। आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दो, बहुत सारा भी नहीं, बहुत सारा डालोगे तो बेचारा पीएच तो कहाँ जाएगा, चेंज होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप एसिड डालोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, यदि उस सॉल्यूशन में आप डालते हो तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है, वो अपनी पीएच में चेंज का विरोध करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हुआ आपका भाई? ब्लड हुआ। नेचुरल बफर कौन है? नेचुरल बफर कौन है? नेचुरल बफर है आपका ब्लड, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड है ना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ये जो है ये नेचुरल बफर है। नेचुरल बफर मतलब आप हम बॉडी में बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो इंटेक करते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, लेकिन ब्लड अपना पीएच है ना वो मेंटेन रखता है। ब्लड अपना पीएच ऊपर नीचे नहीं जाने देता, और कल ही हमने डिस्कस किया है जो ब्लड का पीएच है वो 7.35 के आसपास होता है। तो ये अपना पीएच जो है वो मेंटेन करता है ब्लड, चाहे इसमें हम थोड़ा सा एसिडिक सब्सटेंस डाल दें या बेसिक सब्सटेंस डाल दें, ये उसको मैनेज कर लेगा, ये नेचुरल बफर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम सबसे पहले बफर सॉल्यूशन की सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया, आप सीधा इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि ऐसे विलियन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हो, कब? जब उनमें थोड़ी सी मात्रा एसिड या अम्ल या क्षार की डाली जाए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। हम लोग यहां लिख लेते हैं इंग्लिश में, द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट। आज आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे जब तक ये तीनों टॉपिक नहीं होते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम को। द सॉल्यूशन रेसिस्ट चेंज इन पीएच, ठीक है, चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ
स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ये लो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन भाई, ऐसे कोई भी ऐसे जो सॉल्यूशन है जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब हम ले लेते हैं इसके टाइप्स। क्या लिखोगे आप लोग? इसके टाइप्स लिखोगे भाई। नंबर 1 लिख लो फटाफट, एसिडिक बफर। फटाफट चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमें मिलना है और 3 दिन से हम आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ क्या बोलते हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है। ओके, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कौन होता है? जिनकी पीएच आपकी 7 से कम होती है। इतनी बात क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एसिडिक बफर में फटाफट से देख लेते हैं एसिडिक बफर होते कौन हैं। तो भाई एसिडिक बफर कौन होते हैं? आपके सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर। ये लो, इक्विमोलर का मतलब समझ गए ना, समान मोल्स का सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर आपका वीक एसिड, वीक एसिड, और इसके साथ किसका सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका मिक्सचर लेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर वीक एसिड प्लस में लेंगे इट्स इट्स सोल्ट, यानी कि इसी वीक एसिड का सोल्ट, इसी वीक एसिड का सोल्ट, प्लस में इट्स सोल्ट विद विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये लो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सोल्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या लेना है? वीक एसिड लेना है और उसका सोल्ट, इन दोनों का आप सॉल्यूशन बनाओगे दोनों पार्टियों को लेकर के, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बफर होगा, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल हमने क्या लिया, जो सबसे फेमस है जिसको बार बार लेते हैं, एसिटिक एसिड। अब इसका एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना देते हैं, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, है ना। देखो वीक एसिड लेना है, हमेशा ध्यान रखना, बफर यदि हमारा एसिडिक है, ठीक है, तो एसिड जो लेंगे वो वीक लेंगे, और इसका जो सोल्ट बनाएंगे, इसका लवण बनाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाएंगे। देखो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये, कि एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है और इसका इस वीक एसिड के साथ कौन होता है? इसका लवण होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग बेस कोई सा भी ले लो आप। स्ट्रॉन्ग बेस आप NaOH लोगे, NaOH के साथ इसका सोल्ट क्या बन गया भाई? आपका बन गया CH3COO Na। ये इसका भाई लवण बन गया, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इन दोनों का आप मिक्सर लोगे तो वो क्या हो गया? आपका एसिडिक बफर हो गया। अब इसकी पीएच कितनी होती है भाई? इस एसिडिक बफर की जो आपने लिया है, इसकी आपकी पीएच होती है 4.74, ठीक है। ये जो एसिडिक बफर हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है ना, एसिटिक एसिड प्लस में इसका सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। बेस कौन सा लिया हमने? NaOH। NaOH के साथ एसिटिक एसिड का सोल्ट क्या बन गया भाई? सोडियम एसिटेट। यानी कि सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया आपका? एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। ये दोनों ले लोगे तो आप, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जो एक जो है वो बेसिक बफर भी लेने वाले हैं फटाफट। नंबर 2 लिख लो आप लोग, बेसिक बफर। फिर हम इनको फटाफट से देखने वाले हैं, बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको सब पता चल गया। पीएच आपकी कितनी होगी? 7 से ज्यादा होगी, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और क्या होगा? और भाई ये किस किस का मिक्सचर है? आपको पता चल गया, ये सॉल्यूशन है इक्विमोलर किसका? अब बेसिक बफर है ना, तो आप जो बेस लोगे वो वीक लोगे, तो क्या आपने क्या लिखा? वीक बेस। अब इसका सोल्ट किसके साथ बनाओगे? इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि बेस वीक लिया है तो इसका सोल्ट किसके साथ लोगे? इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लो, अब आप वीक बेस का एक एग्जांपल लिखो, NH4OH। NH4OH का किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना दो, तो भाई NH4OH प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड लगा दो HCl। दोनों का सोल्ट क्या बन गया भाई? सोल्ट बन गया, लवण बन गया NH4Cl। बात आपको क्लियर? ओके, तो इसका सोल्ट क्या बन गया? NH4 आपका Cl। ये लो, ठीक है, NH4Cl। इन दोनों को आप मिलाओगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को आप मिलाओगे, उसका सॉल्यूशन बनाओगे, वो आपका कौन सा हो गया भाई? बेसिक बफर हो गया, ठीक है। और इस बेसिक बफर की पीएच कितनी है? 7 से ज्यादा होगी ना, 9.25 इसकी क्या है? पीएच है। आपको पता चल गया। एक हमारा एक और होता है जो भी बफर का भी जो बफर का काम करता है, वो जरा लिख लो, वो क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड नहीं, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस में वीक बेस। ये लो, वीक एसिड और वीक बेस आप ले लो, उनका सॉल्यूशन, उनके सोल्ट का सॉल्यूशन, उनके सोल्ट का सॉल्यूशन वो आपका क्या होगा? वो भी एक बफर का काम करता है। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? अमोनियम एसिटेट। ये लो,
ये जो है अमोनियम एसीटेट, ये आपके किसका सोल्ट है, किसका लवण है, ये आपके वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड कौन सा हुआ, CH3COOH, प्लस में वीक बेस कौन सा हुआ, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनका आप सोल्ट बना दो, लवण बना दो, अमोनियम एसीटेट बनेगा। अमोनियम एसीटेट का जो सोल्यूशन है वो आपका बफर होगा। इतनी बात क्लियर। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, अमोनियम कार्बोनेट। ये भी आपका क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का जो है उसका सोल्ट है, अमोनियम कार्बोनेट। तो इसका सॉल्यूशन बनाओगे, ये 1 नंबर एग्जांपल, ये 2 नंबर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने देखा आपको 3 तरह के बफर मिल गए। एसिडिक बफर, जिसमें आपने क्या लिया, वीक एसिड लिया और उसका सोल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। एक मिला आपको बेसिक बफर, जिसमें आपने वीक बेस लिया, सोल्ट बनाया किसके साथ में, वीक बेस लिया तो सोल्ट किसके साथ बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में। ठीक है, एक आपने सबसे लास्ट में लिया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट का सॉल्यूशन। 3 तरह के बफर भाई आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि बफर जो सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, यानी कि आप उसमें H+ डालोगे तो उसको खा जाएगा। ठीक है, पीएच में चेंज नहीं होने देगा। OH- आप उसमें डालोगे उस सॉल्यूशन में तो उसको भी खा जाएगा, मतलब उसमें दोनों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज आखिर बफर सॉल्यूशन में होता क्या है कि वो दोनों को, इन दोनों को खा सकता है, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग बफर एक्शन, उसको बोलते हैं, देखो जो रिएक्शन होती है ना इनकी, इनमें बफर में, उसको बफर एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, बफर एक्शन। फटाफट हम इनको खत्म करेंगे। बफर एक्शन ऑफ आपका एसिडिक बफर, फटाफट ले लो। ठीक है, हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि बफर में, बफर सॉल्यूशन वाला टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में कभी भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्विलिब्रियम के। पीएच वाला भी इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। आएगा तो कहीं से भी आ सकता है, इसमें कोई गारंटी, मतलब इसका ऐसा भी नहीं है कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर लेते हैं। एसिडिक बफर में आप जानते हो क्या होता है, एक तो आपका वीक एसिड, फटाफट लिखते जाओ, ये वीक एसिड लिखा। एक क्या होता है, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सोल्ट, तो वो था हमारा अमोनियम एसीटेट, ओ सॉरी सोडियम एसीटेट, NaOH के साथ में। ठीक है, ये लो भाई, सोडियम एसीटेट का सोल्ट आ गया, वीक एसिड आ गया। ठीक है, ये जो वीक एसिड है, ठीक है, इसका क्या होगा भाई, वीक एसिड आपका CH3COO- प्लस में H3O में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, H3O लिख लो चाहे H+ लिख लो, लेकिन H3O, देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो प्रोटॉन है वो हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से, H3O+ में इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से कभी नहीं लिखा जाता। इस तरह से यदि हम लोग लिखते हैं या बुक्स में लिखा है तो वो सुविधा के लिए लिखा है भाई, ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़े, आसानी से समझ में आए कि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आई, लेकिन टेक्निकल लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो हमने लिखा तो अभी यही है, लेकिन हम भी वापस वही करने वाले हैं, H+ में इसको लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें चीज समझ में आने लग जाए। ठीक है, तो हम इसको अभी H+ ही लेके चलते हैं ताकि हम समझते रहें। ओके, अब ये बात तो हुई। अब ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये वाली कैसे कि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कभी भी क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है ना, 100 से कम होता है। क्यों, क्योंकि और अच्छा, और वो जल्दी ही इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेता है, यानी कि जैसे आप पानी में डालोगे वो पूरा तो डिसोसिएट होगा नहीं, जितने आयन इसके डिसोसिएट होंगे वो क्या है कि अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड के साथ में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। आपका जो अनडिसोसिएटेड एसिड है ना इसके साथ, यानी कि इस रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, जल्दी ही। ये जो सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इसका सोल्ट है वीक एसिड का, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा भाई, सोल्ट का तो पूरा डिसोसिएशन होगा, ये कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, ये तो डिसोसिएट होकर के फ्री हो गया अपना। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना वो ऊपर वाली है, सारा गेम इसी का है, सारा गेम ये जो वीक एसिड का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया रिएक्शन में, सॉल्यूशन में, है ना, उसका है। यानी कि सॉल्यूशन में आपका एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा और जल्दी ही अपने आयनों के साथ में इक्विलिब्रियम में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो है, ये जो सेकंड नंबर पार्टी है, ये अनडिसोसिएटेड रहेगा ही नहीं, ये तो पूरा ही कन्वर्ट हो गया एसिटेट आयन में और सोडियम आयन में। ठीक है, तो अनडिसोसिएटेड आपको केवल ये मिलेगा। अब आपने क्या किया, अब आपने एक एसिड ऐड किया, ये लो, एडिशन ऑफ
H+। अब ये H+ को कैसे खाएगा देख लो, पीएच में कैसे चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। जैसे ही आप H+ ऐड करोगे वैसे ही क्या करेगा, ये जो CH3COO आयन है ये दौड़ के आएगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना देगा, ये देखो CH3COO माइनस एसीटेट आयन है ये, H+ से रिएक्शन करके ये तुरंत क्या बना देगा, CH3COO, ये लो सॉरी ये बना देगा आपका एसिड, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ओके। तो और इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि ये जो बन जाएगा ना, जितना एसीटेट बन जाए, जितना एसिटिक एसिड बन जाएगा वो पूरा डिसोसिएट भी नहीं होगा, यानी कि आपका H+ का N की कॉन्सेंट्रेशन आपने जो डाली थी उससे कम हो गई भाई, सीधी सी बात है। इसने H+ को एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि ये इसमें बन गया ना, और अब ये पूरा टूटेगा नहीं। तो सारी जो खास बात है वो जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उसकी है, एसिटिक एसिड की सारी खास बात है, क्योंकि उसका वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें पूरा गेम इसी कॉन्सेप्ट का है कि भाई वीक एसिड हमने क्यों लिया, क्योंकि वीक एसिड क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिसोसिएशन पूरा नहीं होता। तो पूरा नहीं होता तो वो क्या है कि दोनों तरफ चल सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ही प्रोटॉन आया, इसका एसिटेट आयन प्रोटॉन को खा गया और ये बना दिया, और इसने फिर वापस प्रोटॉन दिया नहीं, किसने, जहां मैंने स्टार लगाया है। क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये पूरा डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मान लेते हैं ये बात हो गई, ठीक है। अब आपने मान लेते हैं बेस ऐड किया, आपने कहा नहीं नहीं सर बेस ऐड करो, देखो बेस को कैसे खाता है ये, पीएच को कैसे चेंज नहीं होने देगा। तो जैसे ही आपने बेस डाला वैसे ही क्या हुआ, इसका जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है वो दौड़ करके आया, वो दौड़ करके आया और उसने बेस से रिएक्शन करके क्या बना लिया, CH3COOH प्लस में H2O, ये लो खत्म कर दिया उसको, बेस को। बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब जो आपका जो अनडिसोसिएटेड क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड है वो आपका बेस को खत्म कर रहा है, और जो एसिटेट आयन है वो आपका एसिड को खत्म कर रहा है। इस तरह से पीएच में चेंज नहीं होने देगा ये किसी भी कीमत पे। यदि आपने स्मॉल अमाउंट डाला तो, ढेर सारा डाल दिया तो भाई उसको तो कौन रोक सकता है, पीएच में चेंज होगा ही होगा, ठीक है। बफर एक्शन देखा आपने, अगला पॉइंट लगा लो, अगला पॉइंट लगा लो फटाफट। ये हमारा क्या था, बफर एक्शन ऑफ कौन सा भाई, एसिडिक बफर, ठीक है। ये हम सीधा बफर वाला टॉपिक ही ले रहे हैं, और ये आपने देखा बफर एक्शन। अब चलते हैं फटाफट, इसको खत्म करते हैं। पीएच ऑफ एसिडिक बफर, ये लो। एसिडिक बफर की पीएच का क्या इक्वेशन है, हेंडरसन इक्वेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। वो फटाफट आप लोग लिख लो, वो क्या है आपका, पीएच पीएच इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस में लोग आपका क्या है, सोल्ट, सोल्ट प्लस में ये एसिडिक बफर है ना, तो एसिड आएगा, ये लो सोल्ट प्लस में डिवाइडेड बाई एसिड आएगा, क्योंकि ये एसिडिक बफर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ओके। ये इसका हो गया पीएच, ये हो गई कहानी खत्म, और इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन समीकरण, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ओके। अब हम ले लेते हैं फटाफट बेसिक बफर, ठीक है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बफर एक्शन ऑफ, बफर एक्शन ऑफ आपका बेसिक बफर, ये लो बेसिक बफर। बेसिक बफर का बफर एक्शन लेंगे। अब बेसिक बफर तो आपने जानते हो ना, बेसिक बफर का मतलब वीक बेस, ठीक है। वीक बेस लिखोगे आप सबसे पहले, तो हमने लिखा भाई वीक बेस NH4OH। एक इसको किसके साथ मिक्स करेंगे, किसके साथ सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, इसी का सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, है ना। वीक बेस का सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, अब आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लो, इसका HCl ले लो, HCl के साथ बनाओगे तो NH4Cl बन गया, ये लो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका सोल्ट, ठीक है। बन गया आपका बेसिक बफर। इसका डिसोसिएशन करा दो भाई, इसका डिसोसिएशन कराओगे तो ये बेचारा वीक आपका क्या बोलते हैं बेस है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन तो होता नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है जल्दी, यही इसकी खास बात है। और ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये तो आपका सोल्ट है, ये लवण है, इसको कोई मतलब नहीं है इक्विलिब्रियम से। ये सीधा जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इसके, जितने भी पेयर होते हैं वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये तो हो गया भाई आपका इसके अंदर बफर सॉल्यूशन में जो जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि जो जो डिसोसिएशन हो रहा है वो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही करने वाले हैं, हम एडिशन ऑफ H+ करेंगे। बताओ भाई, एडिशन ऑफ H+ करेंगे तो कौन दौड़ के आके इसको खाएगा, बताओ जरा। H+ को फटाफट बता दो मुझे कमेंट में कि H+ को कौन दौड़ के खाएगा, जल्दी बताओ। आपने एसिड डाला, अब बफर क्या होगा कि उसको खाएगा जल्दी से, ताकि पीएच चेंज नहीं हो। जल्दी से फटाफट मुझे बता दो, देखो। अंदाजा नहीं लगा,
टाइम लगाओगे क्या? जल्दी चलें क्या? जल्दी चलोगे तो टाइम लगाओगे तो जल्दी चलते हैं। यस, तो आपने डाला क्या? H+, H+ को खाने के लिए आ गया NH4OH, और NH4OH किसी ने जवाब दिया क्या? आए तो हैं भाई, कुछ तो आए हैं। राहुल यादव, शुभम ओझा, हाँ शुभम, हाँ यस यस यस, शुभम ओझा ने एकदम सही कह दिया, ये NH4OH आएगा, प्लस में H+ को खाएगा, और ये क्या बन गया भाई आपका NH4+, और ये आपका H2O में कन्वर्ट हो गया। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ। इतनी बात क्लियर? आज आप बने रहना, ये बफर वफर सारा है ना कंप्लीट करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं है ना, क्योंकि यदि जल्दी कंप्लीट करना होता तो मैं शायद ये स्किप कर देता, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होता। ओके, है ना? हालांकि इन्होंने गलती करी है, आयनिक इक्विलिब्रिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाल दिया, बताओ, अपने आप में एक चैप्टर है, वहां एक छोटा सा टॉपिक बना दिया उसको। अब हमारे तो समस्या हो गई ना, ठीक है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रिया आपको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप थोड़ी ना बफर छोड़ दोगे कि पीएच पीएच करके चले जाओगे, उससे नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये हो गया। अब आपने डाल दिया भाई एडिशन ऑफ OH डाल दिया आपने, इसका बफर एक्शन, तो इसको कौन खाएगा आकर के? OH को आकर के आपका NH4+ खा जाएगा, ये लो NH4+ है, ये इसको खा जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH4OH, और यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ये लो, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि जो इसको बोलते हैं रिजर्व एसिडिटी या रिजर्व बेसिसिटी, ठीक है। तो ये जो एसिड को खत्म कर रहा है ना, ये इसकी रिजर्व बेसिसिटी है, वो किसकी वजह से है, ये ध्यान रखना आप, कि एसिड को खत्म कर रहा है, ये इसकी रिजर्व रिजर्व बेसिसिटी है बफर सॉल्यूशन की, और वो किसकी वजह से है? अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। इसकी रिजर्व क्या? आपकी बेसिसिटी। देखो एसिड ऐड कर रहे हो ना, तो इसकी बेसिसिटी काम आएगी बफर सॉल्यूशन की, और बेस ऐड कर रहे हो तो बफर सॉल्यूशन की जो रिजर्व एसिडिटी है वो काम आएगी, ठीक है ना? तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई इसकी जो ये जो बफर एक्शन है, किसका? बेसिक बफर का जो बफर एक्शन है एसिड्स के अगेंस्ट, आपने एसिड ऐड किया उसके अगेंस्ट, वो किसकी वजह से है? अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। और इसका जो बफर एक्शन है बेसिक बफर का, किसके खिलाफ? बेस ऐड किया उसके खिलाफ बफर एक्शन किसकी वजह से है? आपका अमोनियम आयनों की वजह से है वो बफर एक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आप एसिड ऐड करोगे तो कौन उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और आप बेस ऐड करोगे तो कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अब इसका आप निकालोगे क्या? पीएच कैसे निकालोगे? इसका पीओएच आएगा सीधा ही, हम सीधा फॉर्मूला ले रहे हैं, ठीक है। पीकेबी, उसका फॉर्मूला क्या था भाई? उसका फॉर्मूला था पीकेए+, इसका फॉर्मूला क्या है? पीकेबी+, उसका फॉर्मूला तक क्या था? लोग सोल्ट डिवाइडेड बाई एसिड था, इसका क्या है? सोल्ट डिवाइडेड बाई बेस है, बात खत्म। सिंपल सा है, यदि आपको पहले वाला आता है तो आपको ये भी आता है, ठीक है। अब इससे आ जाएगी क्या? पीओएच, और पीएच तो आप जानते ही हो कैसे निकलेगा, 14 - पीओएच कर देना, बात खत्म, पीएच आ गई इसकी, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बात। अब बफर में लास्ट जो पॉइंट है बफर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बफर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में डाइल्यूशन के साथ चेंज नहीं होता। लिख लो अच्छी तरह से, पीएच में, सॉरी, है ना। बफर सॉल्यूशन की, फटाफट लिख लो, बफर सॉल्यूशन को फटाफट लिख लो, डाइल्यूट करने पर उनकी उनकी पीएच में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुन लो जरा, सुन लो, क्योंकि जब आप डाइल्यूट करोगे उसको, तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा। देखो जरा, रेशियो चेंज नहीं होगा पीएच में। देखो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म कहां पे है? सोल्ट बाई बेस है, और उसमें क्या था एसिडिक बफर में? सोल्ट बाई एसिड। तो ये रेशियो है बेसिकली, ये अनुपात है, तो आप कितना भी पानी डाल दो, अनुपात तो दोनों का वही रहेगा ना, रेशियो तो वही रहेगा दोनों का। क्योंकि आपका देखो, आप पानी डालोगे, सोल्ट आपका डाइल्यूट होगा तो बेस भी डाइल्यूट होगा ना, दोनों डाइल्यूट होंगे, क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन में है। इसलिए बफर सॉल्यूशन में यदि आप पानी डालते हो, डाइल्यूट करते हो, तो उसकी पीएच में चेंज नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका ये जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता। तो इसका रीजन भी लिख लो, क्या लिखोगे इसका रीजन? बिकॉज द रेशियो कौन सा रेशियो भाई, कौन सा अनुपात? आपका लोग आपका सोल्ट बाई एसिड, तो किसके लिए? एसिडिक बफर के लिए, ठीक है ना। और दूसरा रेशियो कौन सा है? लोग सोल्ट डिवाइडेड बाई बेस, ये कौन से? बेसिक बफर के लिए, ठीक है ना। ये भी चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज विद
डाइल्यूशन। ये लो भाई, ये डाइल्यूशन के साथ अनुपात है। देखो पीएच कब चेंज होगी, पीएच पे कब फर्क पड़ेगा, सुन लो जरा। पीएच पे तब फर्क पड़ेगा जब एक तो वीक बेस का पीके भी चेंज हो, ठीक है, तब फर्क पड़ेगा। यदि आप पानी मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन का तो रेशियो वही रहेगा दोनों का, इसलिए पानी मिलाने से इनकी पीएच चेंज नहीं होगी। सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है कि बफर सॉल्यूशन में कितना भी पानी डालो वो क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा। क्या बोल करके, यस, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, है ना, ज़्यादा उस पर हम ध्यान इसलिए नहीं देंगे, और वो बेसिकली मैं सॉल्यूशन ही रख रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन के सहित मैं रख रहा हूँ उसको, ताकि वो हमारे नोट्स का पार्ट बन जाए, ठीक है, और हमारा टाइम भी नहीं लगे। ये मैंने रख दिया है, आपके सामने है। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा है सर, तो इसको हमने कर दिया छोटा, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। यस, ये देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर, बफर की पीएच। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकते हैं, है ना। बफर की पीएच कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 0.2 मोल ऑफ ये सोल्ट की, अच्छा कौन सा बफर है ये, अच्छा बेसिक बफर है ये, यस, ओके बेसिक बफर है। इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीकेबी, ओके, पीकेबी फॉर्मूला हो गया आपका पीकेबी, प्लस में आप क्या लिखोगे, लोग, और सोल्ट बाई क्या हो जाएगा आपका, बेस, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने किया है, ओके, ठीक है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, एक तो आपको के बी चाहिए, अच्छा पी के भी चाहिए आपको, फॉर्मूले में तो पी के भी है, इसने क्या दिया है, के बी है। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपका जो के बी है उसको पहले पी के बी बनाना पड़ेगा। तो पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ के बी। तो पहले आपको ये सोल्व करना पड़ेगा कि इसने जो के बी की वैल्यू दी हुई है उससे पी के बी क्या आएगा, फिर उस पी के बी को आप इस इक्वेशन में रखोगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन ये जो सोल्ट की है और बेस की है ये इसने यहाँ दी है, देख लो जरा, देख लो जरा, ये जो 0.02 मोल ऑफ, है ना, ये तो इसका हो गया कॉन्सेंट्रेशन। 0.01 मोल ऑफ ये इसका बेस का हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ये पर लीटर दे दिया ना, तो इसका मतलब मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया पीओएच का, ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे भाई, लगाएंगे आराम से। पीओएच का फॉर्मूला लगाया, लेकिन पहले पीके भी कैलकुलेट कर लिया। ये देखो पीके भी इज इक्वल टू नो नेगेटिव लॉग के बी, और वो इन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में पीके बी की वैल्यू यहाँ रखी, ये उसकी सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसको ये देखो बहुत सिंपल सा हो गया, लॉग 0.2 डिवाइडेड बाई लॉग 0.1, ये तो लॉग 2 हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू तो सबको याद रहती है 0.3010, ठीक है, ये हो गया। और ये पीकेबी जो क्या बोलते हैं, पीकेबी की जो वैल्यू आई थी 4.733, इसके साथ इन्होंने ऐड कर दिया, ये आ गया आपका पीओएच। 14 में से माइनस करोगे पीओएच को तो आ गया आपका पीएच, ठीक है। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में पीकेबी की वैल्यू सीधी दी जा सकती है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें आने चाहिए, बफर का जो है पीएच निकालना हेंडरसन का इक्वेशन लगा करके, ठीक है। बताओ भाई, बफर सॉल्यूशन में अभी तक किया, उसमें कोई दिक्कत है क्या, फटाफट बता दो मुझे। बफर सॉल्यूशन याद हुआ कि नहीं हुआ, एसिडिक बफर क्या होते हैं, वीक एसिड प्लस में इसका सोल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, आपका जो, और उसका एग्जाम्पल वीक एसिड ले लो और उसका सोल्ट बना दो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है। एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट, ओके। आपका जो बेसिक बफर है उसमें वीक बेस लेना है और उसका सोल्ट बनाना है किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, ठीक है। फिर उन दोनों को मिला दो, बेचारों को सॉल्यूशन बना दो, तो वो आपका बेसिक बफर बन गया। एक बफर और याद रखना, आपका वीक बेस और वीक जो एसिड है, ठीक है, उन दोनों का सोल्ट है, जैसे अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्ट है अमोनियम एसीटेट, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, बफर का काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, आपने दिमाग लगा लिया होगा इतना तो, कैसे कि आपने यहाँ बेसिक बफर और एसिडिक बफर में आप गेम देखो, गेम किसका हो रहा है, गेम ही पूरा, ये जो आपका वीक बेस है, वीक बेस है, इसका ये जो आयन है इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। आपका एसिडिक बफर में गेम किसका हो रहा है, आपका ये जो वीक एसिड है उसकी वजह से गेम हो रहा है। तो जब आप ये मिलाओगे, क्या आप आप ये जो थर्ड टाइप का हमारा था ना, थर्ड टाइप का हमारा था ना एक, कौन सा, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ, इसको जल्दी खत्म करते हैं, वीक एसिड प्लस में वीक बेस, ठीक है। इन दोनों का सोल्ट यानी कि आपका क्या आ गया भाई, CH3COO आपका NH4, ठीक है ना, अमोनियम
एसीटेट। ओके, इसमें अब इसमें देखो आप डिसोसिएशन कराओगे तो इसका CH3CO- बनेगा। वो आपका जो पानी तो है ही ना वहां, तो उससे H+ से रिएक्शन करके ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, CH3COOH। NH4 क्या करेगा, NH4 प्लस बनेगा डिसोसिएशन हो करके, सोल्ट है, सोल्ट तो पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा, लेकिन NH4 प्लस क्या करेगा, फटाफट से किसके साथ मिलेगा, पानी का जो OH- है, ठीक है, उसके साथ मिल करके आपका क्या बनाएगा, NH4OH। अब जरा पहचान लो, ये रिएक्शन वही है जो बेसिक बफर में रोल प्ले कर रही थी, ये नीचे वाली रिएक्शन वही है जो एसिडिक बफर में रोल प्ले कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट का, यानी कि अमोनियम एसीटेट का, ठीक है, ये भी क्या हुआ, एक अच्छा बफर हो गया, क्योंकि इसमें एसिडिक बफर और बेसिक बफर वाले दोनों के गुण आ गए, ठीक है, इसलिए ये भी एक बफर है, याद रखना, ठीक है। ओके, तो बफर से निकलते हैं बाहर और अब हम अपनी